सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। शो के आगाज़ में चूँकि कल भी हमने देखा कि जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ होते हैं, नज़ीर लगारे साहब तबीयत नासाजी की वजह से कल भी हमें ज्वाइन नहीं कर चुके थे। अल्लाह ताला उनको शिफात कामला दे और वो हमारे दरमियान जल्द यहाँ पर मौजूद हों। चूँकि ऑब्वियसली बतौर टीम एक फ़ैमिली हम बन चुके हैं और ऑब्वियसली उनकी जो जिस तरह से वो तज्जिया और जो जिस तरह से वो काम करते हैं, उनकी कारकर्दगी हमारे सामने मौजूद है। तो हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, उनकी तबीयत के लिए आप लोग से भी दुआओं की दरख्वास्त है। शो का आगाज़ करते हैं। आज जो सारी सिचुएशन जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क में चल रही है, ख़ास तौर पे एक मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने वाला जो शख्स है TLP की जानिब से जो धमकी दी गई थी, गुज़श्ता रोज़ों से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से हम देख रहे हैं बहस भी चल निकली है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कह रहे हैं कि रियासत के अंदर रियासत बनाने और फतवेबाजी की रवायत काबिल मज़म्मत है। रियासत को भी इस मामले से आहनी हाथों से निपटना चाहिए। ऐसे हालात में जब मुल्क सिक्योरिटी और मुआशी चैलेंजेस से नबर्द आजमाएं, सिर्फ इत्तेहाद और मुज़ाकराती इस्तेहकाम का हमें वाहिद ज़रिया दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे पैनलिस्ट भी इस हवाले से बात करते रहे हैं। आज एक और चीज़ जिस तरह से हम देखते रहे हैं कि PTI के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि अब जनाब ये कहा जा रहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इस तरह के पैगाम आ रहे हैं अडियाला जेल से। लेकिन आज बानी PTI खुद कमरा अदालत में सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, मुखातिब हुए और कहा कि फ़ौज से मुज़ाकरात की हमने हामी भर ली है, तैयार है उनके साथ। लेकिन अब ये भी साथ साथ कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। हमने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए थे, वो तनकीद थी। इसका जवाब हमने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा अता तारड़ साहब सामने थे और वो ये कह रहे थे कि पहले आप गिरेबान पकड़ते हैं, फिर आप पाँव पकड़ने पर आ जाते हैं। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये हमारे सामने सारे सूरत हाल मौजूद है। इस सूरत हाल में चूँकि ये कहा जा रहा है कि PTI कभी न्यूट्रल रहने की बात कर रही है, दूसरी जानिब PTI मुज़ाकरात की पहले भी माजी में जिस तरह से कह चुकी है कि हमने इस हुकूमत से नहीं करने मुज़ाकरात, हमने आर्मी से करने हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, और फिर आप न्यूट्रल रहने की भी बात करें। ये क्या बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दानिश मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। ज़ाहिर शराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं। एहतशामुल हक साहब हमें अमरीका से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, आप बेशक अमेरिका में बैठे हैं लेकिन आपको इस्लामाबाद से खबरें तो पहुंच रही होंगी। बैकडोर राब्तों की कमर ज़मान कायरा ने भी रिसेंटली बात की। फिर हमने इसमें जो डेवलपमेंट देखी सारे सिचुएशन में कि पहले PTI के पेजेस से जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाता रहा, उसके बाद फिर कह दिया जी हमें लड़वाने की कोशिश की जा रही है इस हुकूमत की जानिब से, न्यूट्रल रहें, ये वाले पैगामात। और आज एक नया पैगाम। सर किस तरह से देख रहे हैं ये मामला, ये बयानिया क्या बन रहा है, क्या कन्फ्यूजन क्या है बेसिकली? आमना, अगर आप एग्जैक्टली 16-17 दिन पीछे चली जाएं तो सूरत हाल ये थी कि एक टीवी प्रोग्राम में अली ज़फ़र बैठे हुए थे और राना सनाउल्लाह थे, और अली ज़फ़र ने कहा था कि जी अब तो इद्दत वाला एक केस आखिरी रह गया है, उसके बाद तो PTI के रहनुमा बाहर आ जाएंगे। तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि दिल को ख्याल रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। उस वक्त तक सूरत हाल ये थी कि कोई किसी किस्म की जिसको कहना चाहिए बातचीत वाली दूर दूर तक बात नहीं थी। फिर आपने देखा, मैंने देखा, फिर कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए, कहा जाता है दोनों तरफ से जो मामला थोड़ा बहुत आगे गया। अब लेटेस्ट जो सिचुएशन बनी है ना आमना, ये एक तो ये बात आ रही है कि बानी PTI के बारे में कि 24 घंटे से ज़्यादा उनका जो है ना वो बोलने वाला काम जो है ना वो शायद नहीं रुकता। 48 घंटे में वो बात कर देते हैं दोबारा से और अपनी बात की ख़राब कर देते हैं। अभी जो उमर यूब और अलीमा बाजी वाली बात हुई, न्यूट्रल हो जाएं, उस पर भी तनकीद हुई कि जानवर कहते हैं, लेकिन कहा गया कि जी ठीक है, CBM हमने जो शबाशी साहब से शुरू करवाए थे पार्लियामेंट के ज़रिए, उसके बाद बाकी लोगों ने भी इसको एंडोर्स किया। अब जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ ना आमना, एक रिटायर्ड जनरल हैं जिनको मैं अभी ज़ाती तौर पे जानता हूँ, नाम नहीं लिया जाएगा उनका, जो गो बिटवीन का काम कर रहे हैं खासे अरसे से। अब अगर उनको जिसको कहते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि जी हम तो समझ नहीं पा रहे कि ये जो बात की जाती है थोड़ी देर के लिए तो अपना बयानिया जब आप तब्दील कर लेते हैं तो आप उस पर कायम रहें। नतीजतन जो इंटरलोक्यूटर हैं, जो बीच में लोग हैं, अगर कुछ कराना चाहते हैं तो आप उनका भी किया धरा जो है ना वो ख़राब कर देते हैं।
ये बात बहुत सारे लोगों ने पहले भी की थी, जहाँ अपने महमूद असरजई साहब भी कह चुके हैं, इनडायरेक्टली फजल रहमान साहब ने बातें की थी, और लेटेस्ट इनकी अपनी पार्टी के शेर अफजल साहब जो हैं, अगर से उनको निकाल दिया गया, उन्होंने दावा किया कि जी मैं ये सब कुछ करा सकता हूँ, आप मेरे हाथ में कुछ चीज़ें दे दें। अब ना इस वक्त पार्टी के अंदर कहा जा रहा है 10 यूट्यूब रूटर्स पैदा हो चुके हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो शायद उनको कोई खेल अपनी तरफ से जो खेल रहे हैं वो बात बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। आधे लोग चाहते हैं जेल में रहें, वानी पीटे, आधे लोग चाहते हैं बाहर आए तो किस तरीके से आए। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही जो लगता है क्रिटिकल मोमेंट थे इन दोनों में। अब जिस तरीके से एक तरफ वो बात कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ से बात करने की तैयार है, दूसरी तरफ उनका ऑफिशियल अकाउंट और सोशल मीडिया कंपेन जहर जो उगल रहा है रियासती इदारों के खिलाफ, उन्हीं आर्मी चीफ के खिलाफ, तो वो लफ्ज इनको यूज कर रहे हैं कि हिपोक्रेसी एट बेस्ट। तो अब देखें ना, ये रवैया तब्दील करना पड़ेगा। जब आप रिसीविंग एंड पे हैं, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, अब इस बात को छोड़ दें कि गलत क्या है सही क्या है, कौन सही बात कर रहा है, कौन जनरली अपने स्टैंड पे कायम है। अब यह है कि मुख्तार के साथ आपकी लड़ाई बड़ी ओपन होगी। अब अल्फाज जो है ना वो नहीं रह गए। किसको नहीं पता कि जो आपने उनके साथ किया वो पाकिस्तान की तारीख में शायद मुख्तार ने किसी लीडर के साथ ऐसा नहीं किया जो बानी पीटीआई के साथ किया। तो लिहाजा इस लड़ाई को पीछे करने के लिए जो बीच में लोग आते हैं उनको थोड़ा सा हौसला मिलना चाहिए कि वो बातचीत को आगे बढ़ाएं। लेकिन मेरा ख्याल है अब जो परसों वाली बात जो कर दी उन्होंने और ये कह दिया कि देखें ना जी हम तो कोई तनकीद नहीं कर रहे, बिगड़ा हुआ बच्चा है आर्मी। अब देखें जब इस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, वो शख्स इस्तेमाल करे जो ये कहता रहो कि जी आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, रियासती अदारे जो है ना वो अगर आपके फोन भी टैप करते हैं तो आपके लिए मेरे लिए अच्छा है, एजेंसियां आपके लिए करती हैं। तो मेरे ख्याल इस स्टेज पे आखिरी बात जो मेरी तला है वो ये है कि जी खुदा का वास्ता गिव अस अ ब्रेक, आप खामोश हो जाएं। आप बात करते हैं तो मामला बिगड़ता है। तो मेरा ख्याल है दूसरी तरफ से एक इतला यह है कि उन्होंने टोटली कह दिया कि हम बात नहीं करेंगे जब तक कि आप ये अपनी मुनाफत नहीं खत्म करते। सोशल मीडिया ब्रिगेड इंटरनेशनल सतह पे जो आपने वो काम कर, वो लोग कह रहे हैं कि जी टीएलपी वो नहीं कर सकी, पीटीआई ये आपकी टीटीपी वो काम नहीं कर सकी, इंडिया नहीं काम कर सका जो इमरान खान कर रहे हैं। लिहाजा इनको चाहिए तकलीफ लेने के लिए थोड़ा सा पीछे खामोश होते। ठीक है जुल्फिकार साहब, अभी जिस तरह से हम भी बात करते हैं कि एक एक स्टेप सबको पीछे हटना पड़ेगा ताकि सिस्टम आगे बढ़े। फिर एक ये भी चीज़ हो सकती है जैसे कि मज़ाहमत करके देख ली है, बात नहीं बन रही, तो अब थोड़ा सा हालात को कूल डाउन करने के लिए मुफाहमत का रास्ता लिया जा रहा है। कुछ ऐसी सूरत हाल है इस वक्त जो पैगामात आ रहे हैं, सिग्नलिंग हो रही है जो आमना देखें, जब भी जो आपने बात किया ना कि एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा सबको, बिल्कुल आपने बात ठीक की। लचक, फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडरशिप में ये बड़ा ज़रूरी है। बुर्दबारी, अकोमोडेशन, टॉलरेंस, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी तरफ कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, आप इस वक्त अपोजिशन में हैं और लोग, सारी दुनिया आपको देख रही है। आप वो अमल करें कि दूसरे को दीवार के साथ लगा दें। दीवार से लगाने का मतलब ये है उसको आप मात दें और कहें कि देखें हम इतने लचक लेके आए। आज इनका जो बयान है बहुत शुरू का आप देखें तो बड़ा आदमी का दिल खुश हो जाता है, बड़ा दिल हो जाता है कि वाह 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 बानी पीटीआई ने क्या बात कर दी है। फिर साथ में कहता है कि जी बिगड़ा हुआ बच्चा। मतलब ये एक ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं वो कोई पिंच कर देना। बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ बैठने के तैयार हैं, लेकिन आप तो बड़े गंदे आदमी हैं। लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल में ये आप पॉलिटिकल लोगों को आप ये कह सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है फ़ौज की तो आप फ़ौज को ये नहीं कह सकते हैं। ये कमरे के बंद कमरे में ये आप कह सकते हैं कि आप में ये ख़राबियाँ थीं, आपने यहाँ गलतियाँ की, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, तब किधरी जाके बात बनती है। आप मीडिया के सामने खड़े होकर जो है वो अपने आप को प्रूव कर, इस तरह है तो पॉलिटिकल आप में ये पॉलिटिकल लैंग्वेज भी नहीं है। पॉलिटिकल लैंग्वेज होती तो आप कहते कि कमरे के अंदर जो कुछ हम करना है उनके साथ जो भी उनका नुमाइंदा होगा। लेकिन इधर मैं बात करूँगा कि सबको टॉलरेंस और मुजाहरा करना चाहिए, जाने दिया जाए। 9 मई की जो बात कर रहे हैं इसको जाने दिया जाए, दिल बड़ा करें। हमने भी दिल बड़ा कर दिया। पाकिस्तान की हम सब मिल के खिदमत करें, मईशत को बेहतर बनाएं। इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी आप समझते हैं कि चीज़ों को, महंगाई है, आवाम को रिलीफ देना है, हम अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि जी बात करनी है, ठीक है, हमने कभी तनकीद नहीं की, सिर्फ तनकीद की है, निशाना नहीं बनाया।
और आप बिगड़े हुए बच्चे हैं। बिगड़े हुए बच्चा, शरारती बच्चा घर में क्या होता है, क्या करता है, फिर उसके साथ क्या किया जाता है। तो वो मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि आपने अपने फ़ौज से अपना कद ऊंचा करने की कोशिश की कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, हम इसकी जो है उसको आराम से जो है छड़ी का इस्तेमाल भी करेंगे और इसका भी इस्तेमाल, जूते का भी इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे ख्याल में गलत है। इसका मतलब आपका मूड ही नहीं है। आप चंद लोगों की वजह से, चंद अपने पार्टी के लोगों की वजह से तो आपने स्टैंड लिया, लेकिन फिर भी आपको अपनी दिल की बात निकल आई। मेरे ख्याल में ये रवैया ठीक नहीं है। इस रवैये से चीज़ें ख़राब होंगी और मुश्किलात आपके लिए भी होंगी, दूसरों के लिए भी। डॉक्टर साहब, पहले भी यही कहा गया था और वहाँ से हमने देखा कि बड़ी बिल्कुल एक क्लियर जो न्यूज़ हमने देखी थी, ब्रीफिंग भी आई थी उनकी जानिब से और जवाब दे दिया गया था कि जी हम बात नहीं करेंगे, आपको बात करनी है आप सियासी लोगों से बात करें, आप हुकूमत से बात करें। वहाँ से ना हो गया था। अब दोबारा ये एक तो बानी पीटीआई की जानिब से जो कहा जा रहा है, दोबारा एक पैगाम पहुँचाया जा रहा है, ये क्यों पहुँचाया जा रहा है कि अब क्या वही बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट हुई है, आपको लग रहा है, आपका तज्जिया क्या है? दूसरा, अगर कोई किसी चीज़ पे इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए रेडी होती है, लेट्स अज्यूम, तो वो ऐसी क्या चीज़ होगी, क्या ऐसी कंडीशंस होंगी या डील ब्रेकर क्या साबित हो सकता है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, इमरान खान के साथ मैं बहुत करीब रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने प्रोग्राम्स किया, बल्कि एक ज़माने में हम पर इल्ज़ाम भी लगा कि हम शायद इमरान के लोग हैं। नहीं, हम किसी के लोग नहीं हैं, हम पाकिस्तान के हैं। मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा कि उस वक्त भी मैंने इमरान खान से कहा था कि इमरान खान आप सियासी आदमी नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है मैंने सियासत की है, काफ़ी अर्सा की है, अहम तरीन ओहदों पे रहा हूँ, इलेक्शन लड़ाए और सियासत के ऊपर काम भी किया है, पढ़ा है, लिखा है बहुत सारा। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि खान साहब आप सियासी आदमी नहीं हैं, आप हीरो हैं, क्योंकि 3 मिनट के बाद आप समझते ही नहीं हैं, चीज़ें सुनते ही नहीं हैं, बल्कि डाइवर्ट कर देते हैं दूसरे लोगों की तरफ। अभी आप सिर्फ इसी जुमले को उठा के देख लें कि आप कहते हैं कि जनाब फ़ौज जो है, अभी हालिया, ज़्यादा देर की बात नहीं है, आपने फ़ौज कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, अब आप कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल जो है वो गैर सियासी लोग, मैंने ये कहा है कि गैर सियासी हो जाएं। अच्छा भैया, न्यूट्रल आप कहते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, अभी कहा है, अभी उनकी बहन ने भी स्टेटमेंट दिया था। फिर उसके बाद आप कहते हैं मैंने तो कहा है कि जी ज़्यादा देर नहीं हुई, कह लेंगे जी वो तो न्यूट्रल का मतलब जो है वो गैर सियासी होना है, और उसी लम्हे आप ये कह रहे हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा बैठाए, हमसे बात करे। तो बताइए, कोई सियासी जहन है आपका? आप कोई लीडर्स हैं, पॉलिटिकल सोच रखते हैं? एक एक सेकंड के अंदर आप आसमान और ज़मीन को मिला देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब गैर सियासी हो जाएं, दूसरी तरफ फ़ौज से कह रहे हैं कि अपना नुमाइंदा लाएं, आपसे बात करें। फ़ौज तो कह चुकी है कि मैं तो इंतशार पार्टी से बात ही नहीं करूंगा, और ये बात बिल्कुल तय है कि इमरान खान साहब तकरीबन खोखले हो चुके हैं अपने तमाम। अच्छा, ये बयान भी डॉक्टर साहब ये कुछ अरसे पहले आया था, अभी कुछ लचक आपको लग रहा है कि आई है, तो फिर इसीलिए दोबारा कम्युनिकेट किया गया? कोई लचक नहीं है, मैं वो इत्तला भी अभी आपको देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, जो मेरे पास इत्तला है। ये अब क्योंकि इमरान खान साहब दुनिया भर में इनके जो व्लॉगर्स हैं, इनके जो मीडिया पर्सन हैं, इनके जो गैर ज़रूरी लोग हैं जिन्होंने अपने व्लॉग के ज़रिए, और उसमें इमरान खान का कसूर है, क्योंकि इमरान खान ने ये एतराफ़ तो कर लिया, 2 दफ़ा किया एतराफ़, 2 दफ़ा इनके सामने कि जी GHQ और फौजी छावनी पे जो लोग गए थे एहतजाज करने के लिए, वो मैंने भेजा था, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया था। जी, इस चीज़ को पकड़ ले कि आपने भेजा था, तो ज़रा सा पहले आइए कि आपने अगर इनको भेजा था तो मॉब जब जाता है, क्योंकि आपने तो इनका जहन साजी की हुई है। आप कहते हैं मैंने तो तनकीद की है, मैंने इल्ज़ामात नहीं लगाए, तो पूरी दुनिया को पता है आपने संगीन तरीन इल्ज़ामात DGC पे लगाए हैं और इस्लामाबाद सेक्टर कमांडर पे लगाया है, आर्मी चीफ पे लगाया है। मैं तो पूरी वीडियो दिखा सकता हूँ, वो तनकीद है, ये संगीन इल्ज़ामात है। मुझे कत्ल किया जा रहा है, कत्ल करने की साजिश हो रही है, और उसमें DGC इन्वॉल्व है, DGC फैसल उसका नाम एक ख़ास वो लेते थे। जी। आप किस किस्म की बचकाना बात करते हैं? आप कहते हैं मैं तनकीद करता हूँ। बार कहने का मतलब है हुकूमत की बात। अब मैं बता दूं कि आप जब ये कहते हैं कि GHQ पे और फौजी छावनी पे मैंने भेजा था, तो फिर आपको याद है कि आपने जहन साजी की है अपने वर्करों की फ़ौज के ख़िलाफ़, और बड़े बयानात हैं, मसलन कम नहीं है, आपने जलसों में भी, जुलूसों में भी, प्रेस रिलीज़ में भी, और फिर वो PTI के लोग जिन्होंने आपको छोड़ा है
उन्होंने मीटिंग्स की जो बातें आकर बताई हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें आपने फौज को क्या कुछ नहीं कहा। जब आप एक मॉब तैयार कर देते हैं फौज के खिलाफ और उसको अगर कहें कि जाएं जाके GHQ पे आप एहतजाज करें, अगर मैं गिरफ्तार होता हूं, तो ये बताइए कि मॉब का जहन तो आपने फौज के नफरत बैठा दिया है, तो मॉब जाकर वहां प्यार से एहतजाज करेगा, चाहे आप उनको ये जुमला कहें जो आपने कहा कि मैंने तो पुरअमन कहा था, तो मॉब तो पुरअमन नहीं रहेगा। तो जो उसने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। अब उसके ऊपर एतराफ़ आपने कर लिया है, तो हुकूमती ज़राए ये करते हैं कि ये एतराफ़ जुर्म है, और अब ये तैयारी हो रही है कि इमरान खान को फौजी अदालत की तरफ भेजा जाए। मेरी आज की इत्तला ये है कि इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल करने के तमाम इंतजामात, अच्छा जेल, जी मैं आपको खबर दे रहा हूँ जो मेरी इत्तलात है, और ये इत्तला ये है कि इमरान खान को फौजी अदालत, इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि अब मेरा केस फौजी अदालत में चलेगा, ये स्टेटमेंट दिया था। तो उनका केस फौजी अदालत में जब चलेगा इन बुनियादों पर, इतराफ जुर्म और 9 मई के सारे वाकयात पर, तो उन कोशिश की जा रही है, जो हलचल है बहुत अहम ज़राए से, कि जनाब उनको फौजी जेल में भेजा जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है अडियाला जेल से। ये आज तक की खबर है। हवाले से वो अदालतों से रुजू भी कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब। और एक बात कर, आगे जाके क्या हो जाता है, लेकिन मेरा ये खदशा है कि इमरान खान साहब एक दफ़ा भी फौजी जेल में चले गए तो फिर वहाँ पर जो सिविलियन कोर्ट है उनका कोई अमल दखल नहीं होगा, और फिर शायद इमरान खान वहाँ से वापस ना आ सके। और उस सूरत हाल में मैं ये कहता हूँ कि सारी जिम्मेदारी इमरान खान पे, इमरान खान के उन व्लॉगर्स पे, मीडिया पर्सन पे, जिन्होंने फौज के खिलाफ आउट ऑफ वे जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है उन्होंने कैंपेन चलाई है। और मैं आपको बता दूं, फौज जो जितने मैं जानता हूं लोगों को और बातचीत से, फौज इतनी नाराज है इनसे, किसी भी सूरत में फौज इनसे बात करने को तैयार नहीं। ठीक है, लेकिन वो जो एतराफ़ वाली आप बात कर रहे थे, वो उस हवाले से हम देख रहे थे PTI के कुछ लोग, एहतशाम साहब, PTI के कुछ लोग ये कह चुके हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब हैं, वो ऑन स्क्रीन ये कह चुके हैं कि ये मिस कोट की जा रही है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। एक वो एनालिस्ट तो नहीं बैठा था ना वहाँ जी के सामने, एक एनालिस्ट निकल जाता है। अगर मैंने कोई बात अभी कह दी, लेकिन वहाँ तो कई एनालिस्ट हैं जिन्होंने सुना, कई बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है कि कई रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, जिन्होंने ये बात रिपोर्ट हुआ, ये बिगड़ा बच्चा वाली बात है। अब मैं एक चीज सिर्फ मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये जो दानिश बात कर रहे हैं ना, इसमें एक चीज जो है जो बहुत ही ज्यादा, जिन साहब को मैं जानता हूँ, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि रिटायर्ड जर्नैल जो हैं जिन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाया था, वो दोनों तरफ कॉन्फ्रेंस एंजॉय करते हैं, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट, वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं इस रवैये की वजह से कि भाई जो मामला थोड़ा सा आगे जा सकता था वो इन्होंने खुद रोक दिया। तो दानिश जिस तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो फिर मामला जाएगा। जब आप सूरत हाल को उस तरफ ले जाते हैं कि जो आपको अच्छा मशवरा देने वाला है, आपको रास्ता दिखा रहा है कि भाई दरमियानी रास्ता ये निकल सकता है, आपके लिए कोई सिल्वर लाइनिंग कोई बनती है तो आप उसको बनाएं। अगर आप नहीं उस तरफ जाते तो इसका मतलब यही कि आप खुद अपना नुकसान करने के लिए तैयार है। चलें शाह साहब की जानिब चलते हैं। शाह साहब, इन पैगामात से अब आपको लग रहा है सारी सिचुएशन जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, जिस नहज तक, इन पैगामात से कोई बर्फ पिघलेगी, कुछ आपको लग रहा है आगे क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने जो बात की, मैं उससे कुछ इत्तेफाक भी करूँगा, कुछ थोड़ा सा अगर उनकी इजाज़त से एक थोड़ा सा इख्तिलाफ भी रखूँगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत के अंदर शायद ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले लोग इंतहाई एक्सट्रीम तक गए हैं। आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहाँ तक गई, उन्होंने बाकायदा अमेरिका को ख़त भी लिखे कि जो पाकिस्तानी फौज है वो किस तरीके से यहाँ पर तालिबानाइजेशन कर रही है, TTP को प्रमोट कर रही है। वो एक ऐसा मेरे ख्याल में एक इल्ज़ाम था कि जो इन इल्ज़ामात से बहुत ज़्यादा था। इसके बाद हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब का जब दौर आया तो उन्होंने जितने भी आर्मी चीफ थे, शायद उनके खुद अपॉइंट किए हुए, उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, मुशर्रफ साहब का दौर आया, इससे पहले आपने दूसरे जो आर्मी चीफ उनके ज़माने में हुए, उनके साथ उनके ताल्लुकात कहाँ तक पहुंचे। और उसके बाद आपने देखा कि आज कोई PMLN, हाँ मियाँ साहब जरूर नहीं है, लेकिन PMLN फिर भी बस इक़्तिदार है। आपका जो पॉलिटिकल निज़ाम है इसके अंदर, इस पर अब दूसरी राय नहीं है। अगर हम ये कहें कि फौज के साथ, स्टेट के साथ जो मामला है उसको आपने मिलजुल के लेकर चलना है,
अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को देखें तो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर भी शायद अमेरिकी सदर इतना आज़ाद नहीं होता जितना हम लोगों का यहाँ पे ख्याल है और जितना प्रोपेगेट किया जाता है। वहाँ भी मिलिट्री का भी अपना रोल है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट का भी अपना रोल है, तो आपने एक कंसेंसस के ऊपर जाना है। मैं जो समझता हूँ इस वक्त जितना जो बानी पीटीआई ने जिस हद तक कहते हैं कि जाती इख्तिलाफ में आगे गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीजें मुझे इंडिविजुअल्स नजर आ रही, क्योंकि एक चीज मैं जरूर मानूंगा कि फौज के अंदर अगर क्रिटिसिज्म वाकई या एतराजात या इल्जामात बानी पीटीआई लगाते रहे तो वो इंडिविजुअल्स पर लगाते रहे, शायद उनकी पॉलिसी से उन पर इख्तिलाफ रहा है। क्या एक ये बात हमने कैसे प्रूव करनी है कि आया वो तमाम 6 लाख फौज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या 2 इंडिविजुअल को कर रहे हैं जिनके साथ उनकी नहीं बनी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इनटॉलरेंस है, हर शख्स शायद ये समझता है कि वो मुबर्रा है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप अपने तमाम इदारों को देखें तो अगर अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये सारे इदारे काम करते और दूसरा इदारा उठ के जो है पहले इदारे को ना बताता कि आपने सियासी निज़ाम कैसे चलाना है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कहता है, वो अपनी जुरिस्डिक्शन से अपने आप को ऑल पावरफुल समझते हुए ये समझता है कि तमाम इदारे उसके अंडर है। जब अदालतों तक बात आती है तो अदालत का जज ये समझता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तमाम जाती जो इख्तिलाफ है, जाती लड़ाई जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। आप इकोनॉमी आपकी जिस हद तक जो है वो डेवेस्टेट हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज हो चुके हैं, मेरे ख्याल में सोचना ये होगा कि क्या ये तसलसल हमारा जारी रहेगा। बानी पीटीआई मेरे ख्याल से उनको भी अंदाजा हो गया है कि जिस हद तक उन्होंने प्रेशर बढ़ाना चाहा, प्रेशर टैक्टिक हुई, आपने देखा कितने लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले, पिशावर में देखें, इस्लामाबाद में देखें, एक सिंबॉलिक जो हंगर स्ट्राइक हुई उसमें आपको 10, 20, 30, 40 लोग नजर आए। दूसरा एक बड़ी अजीब सी बात है कि पार्टी के अब बहुत सारे लोग खुद भी नहीं चाहते कि बानी पीटीआई के जो चेयरमैन है वो बाहर आए। मेरे ख्याल में जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है वो एक्सट्रीम तक मेरे ख्याल में करप्शन में भी डूबी हुई है, अकरम अफरवरी भी डूबी हुई है, और उनके अपने इंटेंशन थे। अगर वो भी चाहते हैं कि बानी जो कैदी 804 है वो जेल में ही रहे तो बेहतर होगा, और ये ऑफ द रिकॉर्ड जगह जगह इनके लीडर्स कहते भी रहे। अब होगा क्या, मेरे ख्याल में आपका जो फ्यूचर है, मैं तो ये समझता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है उसको अगर एक चैलेंज नजर आता है, प्रेशर नजर आता है। जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पीटीआई के जितने भी हम देख रहे हैं कायदीन हैं या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी प्रोग्राम्स में आप उनसे बात कर लें, यूँ दिखाई दे रहा है कि आने वाले चंद महीनों में बानी पीटीआई बस बाहर आने वाले हैं। वो जिस तरह से होप दिला रहे हैं। मुझे कराची इस्लामाबाद लाहौर का पता नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने शायद किसी बड़े जो एक गैदरिंग के अंदर किसी साथियों से बिल्कुल इंटरेक्ट करना भी छोड़ा हो। वो एक सोशल मीडिया के ऊपर उनका मैसेज बन के आता है, साथ उनकी जो है खबर बन के आती है, और वो ऑल ऑफ सडन आपके पास जो है नमूदार होती है और आप उसको मजबूरी में इसलिए चलाते हैं कि जाहिर बात है कि निज़ाम है, हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। मैं ये समझता हूँ, देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी इनकी मेरे ख्याल में पब्लिसिटी है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो गलतियां हैं जो डॉक्टर साहब ने निशानदेही की कि खान साहब की अपनी स्टबननेस की वजह से आज वो अपने मुश्किल हालात में, उनकी स्टबननेस की वजह से पोलराइजेशन भी हुई। मैं ये नहीं कहता कि 9 मई उन्होंने करवाया नहीं कराया, उन्होंने हमला किया नहीं किया, ये हमारा काम है ही नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर मुतजाद और कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म के स्टेटमेंट आते हैं उनकी जानिब से भी और फिर इदारों की जानिब से, तो ये मेरा ख्याल फैसला इनका है, अदालतें मौजूद है, वो फैसला करेंगी जिसने भी करवाया। अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर पीटीआई की लीडरशिप जो पड़ी हुई है वो पीटीआई के अपने बानी चेयरमैन, उनके जो सरकर्दा लीडर, और मेरे ख्याल में उनकी जो इतिहास से नहीं, तो जो ये इवेंट हो रहे हैं, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो लोग हम देख रहे हैं कि ताने बाने कहीं मिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जमात इस्लामी जिस तरह से खुल के अब एहतजाज कर रही है, उनके लिए उस तरह से मसाइल, बेशक स्टार्ट में हमने देखा आगाज़ में गिरफ्तारियां भी हुई और बाद में ये फैलता गया, अभी 5 दिन हो गए हैं इनको जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद टीएलपी का ये स्टेटमेंट कहा ही जा रहा है कि जी हुकूमत का भी जो भी सिचुएशन है वो बड़ी फ्रेजाइल चल रही है, बड़ी सख्त किस्म की क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुकी है हुकूमत। फिर बोरिया बिसरा गोल होने की बातें पीटीआई वाले भी कर रहे हैं। ये अगर लिंक किए जाए तो आपको लग रहा है कि कुछ वाकई तब्दीली आ रही है? देखिए मेरा बेसिक इश्यूज तो वही है जो मेरे ख्याल में, अगर आईपीपीएस का इशू है, महंगाई का इशू है, लोगों के जनरल मसाइल का इशू है, उस पर तो कुछ दूसरी राय नहीं है। अगर इसके ऊपर वाकई इस वक्त तहरीक इंसाफ भी उठ खड़ी हो जाती है तो लोग के साथ रहेंगे। कोई भी ऐसी सियासी जमात उठती है, हम पहले ही कहते रहे, अगर आज खुद पीएमएल की अपनी लीडरशिप कह रही है कि हमने सेंटर में हुकूमत लेके गलती की और हमारी बड़ी कमजोर हुकूमत है, राना सनाउल्लाह को देखे, जावेद साहब को देखे, जो
की लीडरशिप है। इवन मेरे ख्याल में खुद जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी मानेंगे कि उन्होंने गलत फैसला किया, लेकिन आपने एक पॉलिटिकल निजाम अगर चलाना है, और अब देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं, आप एस्टेब्लिशमेंट के मर्जी के खिलाफ भी नहीं चल सकते। आप मेरे ख्याल में यू हैव टू बी रियलिस्टिक। पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, आप उसको परमानेंट रोल देना चाहते हैं, आप उसको लीगल रोल देना चाहते हैं। मैं चाहूंगी आप वन बाय वन इस हवाले से हम सबका टेक ले लेंगे, लेकिन मैं इत्तेशाम साहब पहले ब्रेक की जानिब जाऊंगी। मैं पहले जाती हूँ, फिर ब्रेक के बाद आके आपका इस हवाले से टेक ले लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो हुकूमत को दरपेश जो सारे चैलेंजेस हैं, उनके जो ताने बाने मिलाए जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि हुकूमत मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। तो क्या जिस तरह से पीटीआई क्लेम कर रही है और फवाद चौधरी साहब आकर कह रहे हैं जी दिसंबर तक ये हुकूमत जा रही है और पीटीआई वापस आ रही है, तो एहतशाम साहब इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ। जी एहतशाम साहब। देखिए, दो चीज़ें, एक तो अभी आपने जिक्र किया था अली मोहम्मद साहब का, जिन्होंने कहा है कि जी ये बात नहीं हुई जो उन्होंने कही है, जो अभी थोड़ी सी कंट्रडिक्शन आई है इस हवाले से जो हम जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इस वक्त। तो आपको याद होगा इससे पहले भी जब ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट आई थी तो उस वक्त अली जफर साहब जो थे उन्होंने भी कहा था और शुआइब शाहीन ने भी कहा था कि ये गलत है, लेकिन इसको ऑन किया था बानी पीटीआई ने। और ये जो उनका इंटरनेशनल सतह पे ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल करते हैं जिब्रान इलियास साहब एक नामी है। अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं वो ये लोग जो 8-10 बंदे इस वक्त कोशिश कर रहे हैं मफामत की पार्टी के अंदर रहते हुए, कुछ लोग कहते हैं दोनों तरफ खेल लें, वो भी इल्ज़ाम दे रहे हैं जिब्रान इलियास पे, और उनको अफसोस होता है इस बात का कि बानी पीटीआई उनको टोटली ऑन करते हैं। तो देखें, कहीं ना कोई रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आपने मुफाहमत की तरफ जाना है तो किन की बात सुननी है किन की नहीं सुननी। तो मेरा ख्याल है इसमें फ़र्क रखने की ज़रूरत है। जब आप स्टेटमेंट दे देते हैं उसके बाद फिर ये आपका स्टेमिना जो है ना 24 घंटे के बाद खत्म हो जाता है, दूसरा बयान दे देते हैं, तो आपने थोड़ा बहुत जो एफर्ट किया होता है उसमें भी काफी हो जाती है। ठीक है जनाब, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। और एक जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें ख़ास तौर पे बिजली के जो हैं उसका हम देख रहे हैं कि बड़ा एक शोर गोगा हो रहा है मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से भी, और जैसे आवाम दुआएं दे रही है, दिन ब दिन ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक हैं। जैसे कि गुजरांवाले की खातून ने ऑपरेशन के पैसों से बिजली का बिल भरने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर मौत को गले लगा लिया है। इसी तरह हम देख रहे हैं जेहलम, वहाँ पे भी एक मज़दूर का वाक़या भी सामने आया है जिसे एक माह का बिजली का बिल 18,45,000 रुपये भेज दिया गया है। अब ये मज़दूर कह रहा है कि 1,000 रुपये दिन का कमाता हूँ, 18.5 लाख कहाँ से जमा करके लाऊँ। तो ये कभी हमारे हुक्मरान अगर जिस वक्त वो वोट मांगने आ रहे होते हैं, जो दावे कर रहे होते हैं, कभी अब जाकर अपने हलकों में जाकर एटलीस्ट देखें कि इस वक्त आवाम किस डिप्रेशन से, किस मायूसी से गुजर रही है। अब इसका तदारुक करना अब ज़रूरी है। अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे UNDP की 2021 की एक रिपोर्ट जिसके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत के 17.4 अरब डॉलर्स अशराफिया की मराद पर खर्च किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर, जागीरदार, सियासी तबका, इस्टेब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान की अशराफिया को दी जाने वाली माशी मराद मुल्क की मईशत का 6% बनता है जनाब। और रिपोर्ट में ये कहा गया कि मराद का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर उठाता है। तखमीने के मुताबिक इसने 7 खरब 18 अरब रुपये यानी 4.7 अरब डॉलर्स की मराद हासिल की हैं। UNDP रिपोर्ट ये भी बता रही है कि बेशतर बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार जागीरदार या कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क के गरीब तरीन 1% अवाम की आमदन सिर्फ 0.15% है। मजमूई तौर पर 20% अमीर तरीन लोगों के पास कौमी आमदन का 49.6% है, जबकि 20% गरीब तरीन आबादी के पास कौमी आमदन का सिर्फ 7% है। इसी तरह पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की एक रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़श्ता 5 बरस के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 38.6% से बढ़कर 39.5% हो गई है। अब हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि ये जो अशराफिया का जिक्र हम अपने प्रोग्राम में भी अक्सर अपने पैनलिस्ट से भी सुनते हुए आए हैं। जनाब, ये अशराफिया हैं, ये अपने मुराद पर सेक्रीफाइस नहीं करते, उसको बिल्कुल भी उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी वजह से जो अवाम पिस रही है और इतने बड़े बड़े जो टैक्सेस हम अपने बिल में या बाकी सारी जो मामलात में अदा कर रहे हैं, किसके खाते में जा रहा है? अशराफिया है कौन बेसिकली, किस बला का नाम है, और क्या पाकिस्तान का छुटकारा कभी इस अशराफिया से मुमकिन होगा या नहीं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। जी देखिए, एक दो जुमले कहते हुए मैं जाऊंगा अपना
आपके सवाल के ऊपर, अशराफिया के ऊपर, एक तो ये कि ये हुकूमत एक लिहाज से तो बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल सही है, इसलिए कि इस हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं ये इत्तेहादियों की हुकूमत है, बिल्कुल, और जाहिर है कि इत्तेहादियों की हुकूमत हमेशा कमज़ोर होती है, और इसमें तो पीपल्स पार्टी भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये हुकूमत बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। वो कैसे? क्योंकि इस हुकूमत के बैक पे फौज खड़ी है, वो टोटल सपोर्ट के साथ खड़ी है, और ये जो कुछ भी चल रहा है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सर वो एक पेज वाली बात होगी ना, और फौज से, वो तो सही है, फौज से ज़्यादा, क्योंकि फौज तो सबके साथ भी रही ना, 2018 में इमरान खान के साथ भी रही थी और भी जमातों के साथ रही है। लेकिन बाहर हमारे यहाँ तो वक्त चेंज होता रहता है, और दूसरा इख्तलाफात और तनकीद होते हैं। बेनज़ीर साहिबा ने लेटर लिखा, वो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एक्शन है, वो होता है, सियासतदानों ने किया। मौलाना फजल रहमान साहब के बयान देख लें, नवाज शरीफ साहब के देख लें, जरदारी साहब के देख लें, उससे पहले ANP के लीडर्स के देख लें, फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इमरान खान का जो रवैया फ़ौज के ख़िलाफ़ और उनके लोगों का जो रवैया और उनके सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया को मना नहीं करते, जैसे अभी एहतशाम साहब ने एक जुमला कहा कि वो डिसोन ही नहीं करते, तो जिस किस्म के स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, वो जो बलूचिस्तान के अंदर बेचारे जर्नल्स जो हैं वो उस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए मूव कर रहे थे, उनके लिए काम करने के लिए निकले थे, शहीद हो गए, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए उनके बारे में। फ़ौज के किसी एक आदमी को तो छोड़ दें भाई, आप तो आर्मी चीफ को उठाते थे कि आर्मी चीफ फ़ौज का वाकई बाप होता है, बाप इनका नहीं होता है जो कहते हैं हमारा बाप है, फ़ौज आर्मी चीफ का, क्योंकि आर्मी चीफ का जो होता है उसको जो ये जो जितने बैठे हुए सियाचिन और सरक्रीक पे लोग होते हैं ना, अगर आप स्टडी करें, एक तरफ तो ये होता है कि 18-19 कोर कमांडर जब बैठते हैं तो 19 के 19 कोर कमांडर जो है इख्तलाफ करें लेकिन आर्मी चीफ एक स्टेटमेंट दे दे, ये इनका डिसिप्लिन है, सब उस तरफ जाते हैं और लग कर जाते हैं, इसलिए आज तक फौज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। दूसरी ये है कि जी सियाचिन और सरक्रीक पे खड़ा हुआ जो फौजी है वो 2 आदमी को जानता है सिर्फ, एक अपना कमांडर जो इमीडिएट और दूसरा आर्मी चीफ। तो इसका मतलब है आर्मी चीफ को आप निशाना बना रहे हैं तो मसलन आप पूरी फौज को निशाना बना रहे हैं। दूसरी चीज़, आर्मी चीफ हो, DG ISO, सेक्टर कमांडर हो, यहाँ तो IGs को आप नहीं छोड़ते, अगर जजेस आपके खिलाफ फैसला दे दे तो वो आप उसको नहीं छोड़ते, मीडिया पर्सन आपके खिलाफ चला जाए, हकीकत बताए, तनकीद करे, आप उसको निकाल देते हैं नौकरी से, उसके खिलाफ हो जाते हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगी कि आप जितना भी वक्त दे रहे हैं चीज बता रहा हूँ। अब आते हैं शराफिया का, तो पाकिस्तान ने शुरू में एक जुमला कहा था, हुकूमत, देखिए हुकूमत और सिस्टम में फ़र्क होता है। ये जो सिस्टम है हमारा जो बना हुआ है, जिसके ज़रिए हम इलेक्शन, हमारा करप्ट इलेक्टोरल सिस्टम है, उसके ज़रिए हमारे पार्लियामेंट में आने वाली यही अशराफिया है, यही लोग हैं। अच्छा, टिकट यही सियासी जमातें, एक नहीं सारी सियासी जमातें जो टिकट देती हैं वो उन्हीं को देती हैं, क्योंकि जीत वही सकते हैं जिनके पास बदमाश हो, पैसा हो, और जो, क्योंकि ये सिस्टम उन्हीं को सब, और ये आवाम जिसके बारे में आप कह रही हैं वोट भी इन्हीं को देते हैं। तो ये हम खुद अपनी मौत का खमियाजा पार्लियामेंट में भेजते हैं इन अशराफिया के ज़रिए, और ये जो जागीरदार, सरमायादार, वडेरे, ये अशराफिया कहलाते हैं। ये बड़े बड़े पैसे वाले ये इलेक्शन लड़ते हैं और टिकट भी इन्हीं को मिलता है, क्योंकि हर सियासी जमात इनको इलेक्टेबल्स के तौर पर अपने सामने लाती है, इनको फंड्स भी मिलता है और ये जीत के भी देते हैं, और फिर वो वहाँ जाकर पार्लियामेंट में जो कानून साजी होती है या हुकूमत में बैठकर जो फैसले होंगे वो अपने खिलाफ, अपने मफादात को देखते हुए रखते हैं। डॉक्टर साहब वक्त बहुत कम है, मैं चाहूँगी अगले पैनलिस्ट जुल्फ़िकार साहब, ये अशराफिया से छुटकारा मुमकिन है या नहीं है? देखिए, हमारी जब सियासत है वो यही अशराफिया, इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलॉर्ड, जागीरदार, इन्फ्लुएंशियल, माफियाज, ये सारे इलेक्शन पर हावी होते हैं। अगर एक, अभी मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, एजाज़ अहमद चौधरी साहब जो हैं रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, उनका वीकली कॉलम भी छपता है, उसमें उन्होंने कुछ सजेस्ट किया था कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ थोड़ी सी रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो वो यही बात कर रहे थे कि जागीरदार या इलेक्शन में हिस्सा लेने वाला 5 से 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ खर्च करता है, तो क्या उसकी प्रायोरिटी होगी? क्या वो लोगों की खिदमत करेगा? सबसे पहले तो कोशिश करेगा इस पैसों को किस तरह रिकवर करूं जल्दी से, ये पैसे जो मैंने इन्वेस्ट किए। उसके बाद फिर वो उसके
बाकी जितना टाइम लगेगा वो कहेगा निकालूं पैसे किस तरीके से, वो पैसे अब मज़ीद कमाऊं। तो अशराफिया ज़ाहिर है, अशराफिया का एक आम आदमी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, असम्बली तक पहुंचता भी नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर कुछ उन गरीब लोगों को दिखावे के लिए उनको फंड भी करते हैं, पैसे भी दे देते हैं, वरना सेनेटर जो है उनको बना देते हैं, टिकट दे देते हैं, पाबंद होते हैं, उसको सेनेट में पहुंच जाता है वो गरीब आदमी या आम आदमी जो पैसे खर्च नहीं कर सकता। तो अशराफिया उनके मुख्तलिफ़ फैमिली के लोग मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में हैं, मुख्तलिफ़ अदारों में हैं, मुख्तलिफ़ जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं वहाँ वो होते हैं, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करने के लिए। तो जब तक लोगों का, अवामी लोगों का, जिस तरह कहते हैं कि वो नहीं होगा, एक आम आदमी इलेक्शन ना लड़े, ब्यूरोक्रेसी में आम आदमी बेचारा गरीब का बच्चा ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है, वो उसी रंग में वो ढल जाता है, वो भी फिर उन गरीबों का ख्याल नहीं रखता है। गरीब का बच्चा कई मुश्किल से अगर असम्बली में आ ही जाए फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो वहीं शामिल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अशराफिया जो है, और फिर वो जब पहुँचते हैं, एक अभी रिसेंटली एक किताब का मैं टाइटल देख रहा था कि उसमें वो कंट्रोल गार्च जो है उसका एक वो है कि दुनिया में किस तरह से जो पैसे वाले लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, किस तरह चीज़ों को और किस तरह चीज़ें उनके गिर्द घूमती है। तो ये अशराफिया इसका यही है। और पाकिस्तान में थर्ड वर्ल्ड में आपसे और बाकी जो हमारे रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं माजरत चाहूँगी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है क्योंकि बड़ा टॉपिक है कि इसको इंशाल्लाह हम कल फिर इस पे बहस करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।